नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और आइए सीधा आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75वां उनका मन की बात का संस्करण है। 75वां एपिसोड है। इसके लिए आपको बधाई। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी बारीक नजर से मन की बात को फॉलो किया है और आप जुड़े रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, आनंद का विषय है। मेरी तरफ से भी आपका तो धन्यवाद है ही है। मन की बात के सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके साथ के बिना ये सफर संभव ही नहीं था। ऐसा लगता है मानो ये कल की ही बात हो, जब हम सभी ने एक साथ मिलकर ये वैचारिक यात्रा शुरू की थी। तब 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी का पावन पर्व था और संयोग देखिए कि आज होलिका दहन है। एक दीप से जले दूसरा और राष्ट्र रोशन हो हमारा। इस भावना पर चलते चलते हमने ये रास्ता तय किया है। हम लोगों ने देश के कोने कोने से लोगों से बात की और उनके असाधारण कार्यों के बारे में जाना। आपने भी अनुभव किया होगा, हमारे देश के दूर दराज के कोनों में भी कितनी अभूतपूर्व क्षमता पड़ी हुई है। भारत मां की गोद में कैसे कैसे रत्न पल रहे हैं। ये अपने आप में भी एक समाज के प्रति देखने का, समाज को जानने का, समाज के सामर्थ्य को पहचानने का मेरे लिए तो एक अद्भुत अनुभव रहा है। इन 75 एपिसोड्स के दौरान कितने कितने विषयों से गुजरना हुआ। कभी नदी की बात, तो कभी हिमालय की चोटियों की बात, तो कभी रेगिस्तान की बात, कभी प्राकृतिक आपदा की बात, तो कभी मानव सेवा की अनगिनत कथाओं की अनुभूति, कभी टेक्नोलॉजी का आविष्कार, तो कभी किसी अनजान कोने में कुछ नया कर दिखाने वाले किसी के अनुभव की कथा। अब आप देखिए, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे हमारे हेरिटेज को संभालने की चर्चा हो, अरे इतना ही नहीं, खिलौने बनाने की बात हो, क्या कुछ नहीं था। शायद कितने विषयों को हमने स्पर्श किया है, तो वो भी शायद अनगिनत हो जाएंगे। इस दौरान हमने समय समय पर महान विभूतियों को श्रद्धांजलि दी, उनके बारे में जाना, जिन्होंने भारत के निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया है। हम लोगों ने कई वैश्विक मुद्दों पर भी बात की, उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश की है। कई बातें आपने मुझे बताई, कई आइडियाज दिए। एक प्रकार से इस विचार यात्रा में आप साथ साथ चलते रहे, जुड़ते रहे और कुछ न कुछ नया जोड़ते भी रहे। मैं आज इस 75वें एपिसोड के समय सबसे पहले मन की बात को सफल बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए और इससे जुड़े रहने के लिए हर श्रोता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, देखिए कितना बड़ा सुखद संयोग है। आज मुझे 75वीं मन की बात करने का अवसर, और यही महीना आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव के आरंभ का महीना। अमृत महोत्सव दांडी यात्रा के दिन से शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम पूरे देश में लगातार हो रहे हैं। अलग अलग जगहों से इन कार्यक्रमों की तस्वीरें, जानकारियां लोग शेयर कर रहे हैं। नमो ऐप पर ऐसी ही कुछ तस्वीरों के साथ साथ झारखंड के नवीन ने मुझे एक संदेश भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अमृत महोत्सव के कार्यक्रम देखे और तय किया कि वो भी स्वाधीनता संग्राम से जुड़े कम से कम 10 स्थानों पर जाएंगे। उनकी लिस्ट में पहला नाम भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थान का है। नवीन ने लिखा है कि झारखंड के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां वो देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचाएंगे। भाई नवीन, आपकी इस सोच के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। साथियों, किसी स्वाधीनता सेनानी की संघर्ष गाथा हो, किसी स्थान का इतिहास हो, देश की कोई सांस्कृतिक कहानी हो, अमृत महोत्सव के दौरान आप उसे देश के सामने ला सकते हैं।
देशवासियों को उससे जोड़ने का माध्यम बन सकते हैं। आप देखिएगा, देखते ही देखते अमृत महोत्सव ऐसे कितने ही प्रेरणादायी अमृत बिंदुओं से भर जाएगा और फिर ऐसी अमृत धारा बहेगी जो हमें भारत की आजादी के 100 वर्ष तक प्रेरणा देगी, देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी, कुछ न कुछ करने का जज्बा पैदा करेगी। आजादी की लड़ाई में हमारे सेनानियों ने कितने ही कष्ट इसलिए सहे क्योंकि वो देश के लिए त्याग और बलिदान को अपना कर्तव्य समझते थे। उनके त्याग और बलिदान की अमर गाथाएं अब हमें सतत कर्तव्य पथ के लिए प्रेरित करें। और जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो अकर्मणः, उसी भाव के साथ हम सब अपने नियत कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करें। और आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब यही है कि हम नए संकल्प करें, उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए जी जान से जुट जाएं। और संकल्प वो हो जो समाज की भलाई के हो, देश की भलाई के हो, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हो। और संकल्प वो हो जिसमें मेरा अपना स्वयं का कुछ न कुछ जिम्मा हो, मेरा अपना कर्तव्य जुड़ा हुआ हो। मुझे विश्वास है गीता को जीने का ये सुवर्ण अवसर हम लोगों के पास है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष ये मार्च का ही महीना था, देश ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था। लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिए, जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया था। अनुशासन का ये अभूतपूर्व उदाहरण था। आने वाली पीढ़ियां इस एक बात को लेकर के जरूर गर्व करेगी। उसी प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान, आदर, थाली बजाना, ताली बजाना, दिया जलाना, आपको अंदाज नहीं है कोरोना वॉरियर्स के दिल को कितना छू गया था वो। और वही तो कारण है जो पूरी साल भर वे बिना थके, बिना रुके डटे रहे, देश के एक एक नागरिक की जान बचाने के लिए जी जान से जूझते रहे। पिछले साल इस समय सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी। साथियों, हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तस्वीरों के बारे में मुझे भुवनेश्वर के पुष्पा शुक्ला जी ने लिखा है। उनका कहना है कि घर के बड़े बुजुर्गों में वैक्सीन को लेकर जो उत्साह दिख रहा है, उसकी चर्चा मैं मन की बात में करूं। साथियों, सही भी है, देश के कोने कोने से हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। यूपी के जौनपुर में 109 वर्ष की बुजुर्ग मां राम दुलैया जी ने टीका लगवाया है। ऐसे ही दिल्ली में भी 107 साल के केवल कृष्ण जी ने वैक्सीन की डोज ली है। हैदराबाद में 100 साल के जय चौधरी जी ने वैक्सीन लगवाई। और सभी से अपील भी है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैं ट्विटर, फेसबुक पर भी ये देख रहा हूं कि कैसे लोग अपने घर के बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाने के बाद उनकी फोटो अपलोड कर रहे हैं। केरल से एक युवा आनंदन नायर ने तो इसे एक नया शब्द दिया है, वैक्सीन सेवा। ऐसे ही संदेश दिल्ली से शिवानी, हिमाचल से हिमांशु और दूसरे कई युवाओं ने भी भेजे हैं। मैं आप सभी श्रोताओं के इन विचारों की सराहना करता हूं। इन सब के बीच कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए, दवाई भी कड़ाई भी। और सिर्फ मुझे बोलना ऐसा नहीं, हमें जीना भी है, बोलना भी है, बताना भी है और लोगों को भी दवाई भी कड़ाई भी इसके लिए प्रतिबद्ध बनाते रहना है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे आज इंदौर की रहने वाली सौम्या जी को धन्यवाद करना है। उन्होंने एक विषय के बारे में मेरा ध्यान आकर्षित किया है और इसका जिक्र मन की बात में करने के लिए कहा है। ये विषय है
भारत की क्रिकेटर मिताली राज जी का नया रिकॉर्ड। मिताली जी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। उनकी इस उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई। वनडे इंटरनेशनल्स में 7,000 रन बनाने वाली भी वो अकेली अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी है। महिला क्रिकेट के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत शानदार है। 2 दशकों से ज्यादा के कैरियर में मिताली राज जी ने हजारों लाखों को प्रेरित किया है। उनके कठोर परिश्रम और सफलता की कहानी न सिर्फ महिला क्रिकेटरों बल्कि पुरुष क्रिकेटरों के लिए भी एक प्रेरणा है। साथियों, ये दिलचस्प है, इसी मार्च महीने में जब हम महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे तब कई महिला खिलाड़ियों ने मेडल्स और रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। दिल्ली में आयोजित शूटिंग में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारत शीर्ष स्थान पर रहा। गोल्ड मेडल की संख्या के मामले में भी भारत ने बाजी मारी। ये भारत के महिला और पुरुष निशानेबाजों के शानदार प्रदर्शन की वजह से ही संभव हो पाया। इस बीच पीवी सिंधु जी ने बीडब्ल्यूएफ स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता है। आज एजुकेशन से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक, आर्म्ड फोर्सेस से लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक हर जगह देश की बेटियां अपनी अलग पहचान बना रही हैं। मुझे विशेष खुशी इस बात से है कि बेटियां खेलों में अपना एक नया मुकाम बना रही हैं। प्रोफेशनल चॉइस के रूप में स्पोर्ट्स एक पसंद बनकर उभर रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ समय पहले हुई मैरीटाइम इंडिया समिट आपको याद है ना? इस समिट में मैंने क्या कहा था, क्या ये आपको याद है? स्वाभाविक है, इतने कार्यक्रम होते रहते हैं, इतनी बातें होती रहती हैं, हर बात कहाँ याद रहती है और उतना ध्यान भी कहाँ जाता है। स्वाभाविक है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मेरे एक आग्रह को गुरु प्रसाद जी ने बहुत दिलचस्पी लेकर आगे बढ़ाया है। मैंने इस समिट में देश के लाइट हाउस कॉम्प्लेक्सेस के आसपास टूरिज्म फैसिलिटीज विकसित करने के बारे में बात की थी। गुरु प्रसाद जी ने तमिलनाडु के 2 लाइट हाउसों, चेन्नई लाइट हाउस और महाबलीपुरम लाइट हाउस की 2019 की अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा किया है। उन्होंने बहुत ही रोचक फैक्ट्स शेयर किए हैं जो मन की बात सुनने वालों को भी हैरान करेंगे। जैसे चेन्नई लाइट हाउस दुनिया के उन चुनिंदा लाइट हाउस में से एक है जिनमें एलिवेटर मौजूद है। यही नहीं, भारत का यह इकलौता लाइट हाउस है जो शहर की सीमा के अंदर स्थित है। रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के दौरान देश ने इससे अनुभव किया है। अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। बी फार्मिंग देश में शहद क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का आधार बना रही है। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक गांव है गुरदुम। पहाड़ों की इतनी ऊंचाई, भौगोलिक दिक्कतें, लेकिन यहाँ के लोगों ने हनी बी फार्मिंग का काम शुरू किया और आज